नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। राजनीति शतरंज की तरह होती है, जहां चाल कभी सीधी नहीं चली जाती, और ऐसा ही कुछ जो 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले यूपी में हो रहा है। यहां अखिलेश यादव ने भाजपा के सबसे बड़े गढ़ में सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं भाजपा दिल्ली फतेह करने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार को धार देने में जुट गई है, क्योंकि ऐसा हथियार है जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। वहीं बात होगी अंग्रेजी पर शुरू हुई उस संग्राम की जिसने बच्चों के भविष्य पर संकट मंडरा दिया है। साथ ही बताएंगे उस तूफान के बारे में जो अपने साथ तबाही लेकर आया है, क्योंकि इस वक्त एक ही नाम सुनाई दे रहा है, नाम है बिपरजॉय। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण में सबसे पहले बात योगी के गढ़ पर अखिलेश की नजर कितनी मुश्किल 24 के डगर, क्योंकि जिस तरह से भाजपा 24 में से 80 सीट का लक्ष्य लेकर चल रही है, उसी तरह सपा भी सभी 80 सीट जीतने का दम भर रही है। और अब अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए अखिलेश ने भाजपा के सबसे बड़े गढ़ को भेदने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अखिलेश ने गोरखपुर को लेकर एक बड़ी बैठक की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में हो सकता है। अगर प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में हुआ तो सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। योगी के गढ़ पर अखिलेश की नजर, कितनी मुश्किल 24 की डगर। भाजपा का सबसे मजबूत किला जो सपा से कभी नहीं हिला। भाजपा के लिए अगर मैनपुरी सबसे बड़ी चुनौती है, तो सपा के लिए गोरखपुर वो अभेद्य किला है जिसे समाजवादी पार्टी अकेले दम पर आज तक नहीं भेद पाई, क्योंकि 2018 में सपा ने गोरखपुर सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस उपचुनाव में बसपा और निषाद पार्टी ने सपा की बड़ी मदद की थी। लेकिन 2019 में बसपा के साथ गठबंधन होने के बाद भी सपा गोरखपुर में चुनाव हार गई थी। अब पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए अखिलेश अभी से गोरखपुर में चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने गोरखपुर के नेताओं के साथ लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें सभी 9 विधानसभाओं के नेता, पूर्व विधायक और नगर निगम चुनाव में जीते सभी पार्षद और पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अखिलेश यादव ने इन सभी से गोरखपुर के जमीनी हालात को लेकर न सिर्फ चर्चा की, बल्कि गोरखपुर के एक एक बूथ पर अभी से चुनावी तैयारी शुरू करने को कहा है। वहीं सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी का अगला प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में हो सकता है। हालांकि अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज लखनऊ जिले के जो पार्टी के नेता हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ अखिलेश यादव ने बैठक की है। ये बैठक तकरीबन 2.5 घंटे तक चली है। बैठक में ख़ास तौर से अखिलेश यादव ने जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पार्टी की जो गुटबाजी है उसे दूर किया जाए, यानी सब लोग एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करें, क्योंकि पार्टी की गुटबाजी से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए आज सभी को कि गोरखपुर, बांसगांव, इसके अलावा देवरिया की जो लोकसभा सीट है, इनका जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, सलेमपुर, इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम गोरखपुर में ही होगा, और इसके लिए पार्टी के नेता समय और डेट तय करके पार्टी कार्यालय पर भेजें। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अब तक लखीमपुर खीरी और सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर कर चुकी है, लेकिन गोरखपुर को लेकर सपा की धुआंधार तैयारी ने सूबे की सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है, जहां उन्हें आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया है। लेकिन अब अखिलेश की कोशिश है कि गोरखपुर में बड़ा खेल करने की। इसे अखिलेश यादव के मिशन 80 से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 24 में भाजपा की तरह सपा ने भी अपने लिए 80 सीटों का टारगेट रखा है। अब अखिलेश कितनी सीटों पर भाजपा का खेल खराब कर पाते हैं, इस पर दूसरे सभी विपक्षी दलों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि विपक्षी एकता के तहत जो टीम बन रही है उसमें सबसे बड़ी लड़ाई अखिलेश यादव को ही लड़नी है,
क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जो दिल्ली पहुंचने का सबसे अहम पड़ाव है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बात अयोध्या से योगी के हुंकार, भरतकुंड से भगवा ललकार। क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी 24 को लेकर अपनी रणनीति बना रही है, वहीं भाजपा अपने सबसे बड़े हथियार से विरोधियों को चुनौती दे रही है। क्योंकि राम मंदिर के पूरा होने में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं और अब अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने त्रेता का जिक्र करते हुए नई अयोध्या बसाने की बात कही है। अब जानकार इसे 24 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जब राम मंदिर बनकर पूरा होगा तो इसका चुनाव में जमकर जिक्र होगा। अयोध्या से योगी की हुंकार, हिंदुत्व के मोर्चे पर सीधी ललकार। नई अयोध्या की झांकी, राम मंदिर में अब 7 महीने बाकी। 24 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भाजपा अपने सबसे बड़े हथियार को एक्टिव करती जा रही है। क्योंकि भाजपा के पास अयोध्या के नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। अब इसी अयोध्या से सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ी तस्वीर खींच दी है, जिसे देखकर न सिर्फ त्रेता युग की याद आएगी, बल्कि ऐसी भव्य तस्वीर होगी कि आंखें वहीं ठहर जाएंगी। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था। प्रभु श्री राम के द्वारा आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है, बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। मुख्यमंत्री योगी की माने तो राम मंदिर का उत्सव न सिर्फ भव्य होगा, बल्कि बड़ा ही दिव्य होगा, जहां 21 लाख दीप जलाए जाएंगे और उद्घाटन करने खुद पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। नई अयोध्या है, दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर। 21 लाख दीप आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। सीएम योगी जब भरतकुंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब वे सीधे सीधे अपने विरोधियों को हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनौती दे रहे थे। क्योंकि 24 की लड़ाई में इस बार राम मंदिर विपक्ष पर निशाना साधने का सबसे बड़ा हथियार होगा। प्रभु श्री राम से जुड़े हुए एक अन्य क्षेत्र को जो आज से 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था, आज आप देखिए क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्तार घाट और उसके आसपास के दृश्य को जाकर के देखिए। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण है और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरतकुंड का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। नई अयोध्या का जिक्र कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्षियों को कड़ी चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव खास रहने वाला है, क्योंकि अब की रामलला विराजमान होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 21 लाख दिए दीपोत्सव में जलाए जाएंगे और इसके लिए अयोध्या को अभी से तैयारी करनी होगी। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष अयोध्या की काट खोज पाएगा या राम मंदिर के आगे नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि भाजपा के पास राम मंदिर को लेकर कहने और बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के हाथ इस मोर्चे पर पूरी तरह से खाली है। अयोध्या से ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। बात अंग्रेजी से इनकार, बच्चों से खिलवाड़, दारुल के अनोखे फरमान पर सियासी घमासान। क्योंकि दारुल उलूम ने एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा है कि देवबंद में तालीम हासिल करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश सीखने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई छात्र इस नियम को नहीं मानेगा तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब समझ नहीं आ रहा कि दारुल उलूम को अंग्रेजी से दिक्कत है या फिर बच्चों के आगे बढ़ने से।
क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग को भी दारुल उलूम की ये बात नागवार गुजरी। अंग्रेजी पर दारुल उलूम का फरमान, भाषा पर सियासी संग्राम। हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, अल्पसंख्यक आयोग एक्शन के लिए तैयार। आज के दौर में अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, दुनिया को जोड़ने का सेतु है। इसलिए अंग्रेजी को यूनिवर्सल भाषा भी कहा जाता है। लेकिन अब इसी अंग्रेजी भाषा को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा फतवा जारी किया है कि एक साथ हजारों छात्रों के भविष्य पर सवालिया प्रश्न लग गया है, क्योंकि दारुल उलूम के शिक्षा विभाग ने एक फतवा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि देवबंद में तालीम हासिल करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश सीखने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई छात्र इस नियम को नहीं मानेगा तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दारुल उलूम के इस फतवे पर सियासी बवंडर आ गया है, क्योंकि सवाल हजारों बच्चों के भविष्य का है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इस फरमान पर न सिर्फ सवाल उठाया है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करने की बात कह दी है। ऐसा है ना, उनका क्या कहना है हम उस पर नहीं जानना चाहते। जो हमारी सरकार कर रही है वो सबको मानना पड़ेगा। कि जो शिक्षा व्यवस्था सभी बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ग में भी बच्चे हमारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने, नेता बने। हम उनको सीमित दायरे में नहीं रखना चाहते। जब बच्चे हमारे, उनका दिमाग विकसित होगा तो वो अच्छा सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। ये निश्चित रूप से ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। लेकिन मैं आपको जानकारी के दे दूं, देवबंद विधायक भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। देखिए, शिक्षा सबकी ज़रूरत है और शिक्षा को मजहब से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी आज पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। लोगों को आगे जाने के लिए मैंने अंग्रेजी बहुत अनिवार्य है। आप अब विदेशों में जा कर के हिंदी और उर्दू थोड़ी बोलना है। वहीं यूपी माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने इसे मुस्लिम बच्चों की प्रगति के खिलाफ बताया है और अब अल्पसंख्यक आयोग दारुल उलूम को इस पर एक नोटिस देकर समन जारी करने की तैयारी कर रहा है। तमाम ऐसी एजुकेशन है, चाहे स्किल की एजुकेशन हो, उसमें इंग्लिश की बहुत आवश्यकता होती है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी प्रोग्रेसिव समाज के लिए, तरक्की करने वाले देश के लिए ये किस प्रकार का फरमान कहीं सही नहीं हो सकता। क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ एक तरफ कुरान और एक तरफ कंप्यूटर की बात होती हो, तो बिना इंग्लिश के ये ठीक नहीं है। दारुल उलूम देवबंद का ये फरमान ऐसे वक्त में आया है कि जब दुनिया चांद पर पहुंचकर आगे के रास्ते पर निकल पड़ी है और इंग्लिश की अहमियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दारुल उलूम देवबंद का ये फरमान यूपी अल्पसंख्यक आयोग को इस कदर चुभा कि इसे मौलिक अधिकारों का हनन तक बता डाला। यानी इस मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हैं, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि बिना अंग्रेजी के अब तरक्की दूर की कौड़ी नजर आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लव जिहाद का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है, लेकिन देवबंद दारुल उलूम ने इसको लेकर क्यों कोई फतवा जारी नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि लव जिहाद सही नहीं है? क्योंकि सच तो ये है कि दारुल उलूम के इस फतवे ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी असहज कर दिया है, जो खुलकर बोलने तक से बच रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है कि वहाँ पर जो कोर्स और जो निज़ाम चल रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स उसी निज़ाम को फॉलो करें। एक ही वक्त में सारे इल्म हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जिस लैंग्वेज डिपार्टमेंट जिस ज़बान को एक वक्त में पढ़ाता है, उसे ही हासिल किया जाएगा। अब सवाल बड़ा है कि क्या चौतरफा दबाव के बाद दारुल उलूम अपना ये फतवा वापस लेगा, और नहीं लेगा तो देवबंद में पढ़ने वाले उन बच्चों का क्या होगा जो देवबंद को इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा केंद्र मानकर इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद तूफान आया, तबाही लाया। समंदर में सबसे बड़ी जंग, क्योंकि अरब सागर से उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से टकरा गया है और तबाही मचाते हुए 150 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
और जहां जहां से गुजर रहा है सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है, क्योंकि हजारों पेड़ गिर चुके हैं, मकान ढह चुके हैं, बिजली के खंभे का नुकसान इतना ज्यादा है कि हिसाब लगाना मुश्किल हो गया है। डर की रफ्तार, तबाही वाला तूफान। गुजरात में जिंदगी बचाने की लड़ाई, लोगों को कयामत याद आई। जिस बात का डर था वो आ गया है, क्योंकि अब अरब सागर से उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात के समुद्री तट से टकरा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर कल्पना कर सकते हैं कि जहां दुकानें हुआ करती थी वहां इस प्रकार से ऊंची लहरें और जो बारिश का पानी है, तेज पानी है, लहरें हैं, वो यहां तक पहुंच रही हैं। लैंडफॉल के बाद तबाही का मंजर दिखना शुरू हो चुका है। जगह जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरे। ये दुकान जो वहां पर रखी हुई थी, जो ये बीच पर जो दुकानें होती हैं, ये वो थी, और वो लहर अपने साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह ले गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था वो भी लगातार बहता जा रहा है, और इसी वजह से ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। समुद्री तटवर्ती जिलों में हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खौफ भर रही हैं। समुद्र में उठ रही लहरें 5 मीटर तक ऊंची जा रही हैं। मौसम विभाग ने पहले ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर रेड अलर्ट जारी किया था। हवा की रफ्तार जितनी तेज है उतनी ही तेजी से बारिश भी हो रही है। सड़क थोड़ा मेरे ठीक पीछे देखिए, जहां बारिश की बूंदें पड़ रही है, हवाओं की वजह से देखिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है। बहुत तेज हवाएं चल रही है। हवा की गति का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। वहीं इस मुश्किल वक्त में सेना के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन तूफान ने जो तबाही मचाई है उसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।